क्या बात कर रहा हूँ मैंने कहा जी शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ाना है, उसके लिए क्लास बोला स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला है, कोई स्क्रीन और शील्ड के लिए बैरियर या लेयर्स, या आई थिंक लेयर्स का लफ्ज छोड़े, मिठाई याद आ जाती है, ठीक है, वो केक याद आ जाता है। बैरियर एक लफ्ज है रुकावट, यस, क्या लफ्ज है जी, उर्दू का प्योर लफ्ज है, पाकिस्तानी है, उर्दू बोलते हैं तो उर्दू की समझ ज्यादा आएगी हमें। क्या लफ्ज है? रुकावट। रुकावट का लफ्ज है क्या जी? आई थिंक रुकावट किस, अब आते हैं इस बात की तरफ। सर जी लफ्ज की अंग्रेजी तो आप पढ़ा रहे हैं, उर्दू अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आप केमिस्ट्री की तरफ आए। केमिस्ट्री की तरफ आते हैं जी। असल टॉपिक का नाम है एटम। एटम का क्या पढ़ा रहा हूँ? स्ट्रक्चर। एटम के सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ओके, डन हो। उसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके इर्द क्या जी? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या सारे एक ही फासले पर हैं? नो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले शेल में हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दूसरे शेल में हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो तीसरे शेल में हैं। अच्छा, अब एक तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि सर जी जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स, कौन सी वाली फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स या वो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रिकल पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द क्या इलेक्ट्रॉन्स, क्या होती जाएगी? पहले शेल पे ज्यादा होगी, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगी, तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर और कम होगी, चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर और, जितना दूर जाएंगे वो फोर्स क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। अच्छा, एक वजह क्या है? एक वजह तो सीधी सीधी है, सर जी आप न्यूक्लियस से दूर जाएं तो क्या होगा? आपके ऊपर न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की वजह है। मेरा जुमला मुकम्मल हो जाए तो मैं आपका सवाल ले लेता हूं। अब एक और वजह भी है, वो है अगर मैं कहूं न्यूक्लियस के जो पहला शेल है वो शेल किस तरह से बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज अ शील्ड फॉर व्हाट? फॉर द न्यूक्लियस टू एक्ट ऑन व्हाट? टू एक्ट ऑन द सेकेंड शेल। द फर्स्ट शेल बिहेव्स एज क्या? अ शील्ड अराउंड क्या? अराउंड द न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस को किस चीज से रोकता है? दैट प्रिवेंट्स इट या स्टॉप्स इट और शील्ड्स इट टू डू व्हाट? टू अप्लाई इट्स फोर्स ऑन व्हाट? ऑन द सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो भी तो एक शील्ड है। वो क्या करते हैं? वो थर्ड शेल पर फोर्स लगाने से क्या करते हैं? वो उससे रोकते हैं। अच्छा, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते होंगे? वो कहते हैं भाई हम पे फोर्स लगा लो, उस पे फोर्स ना लगाओ। तो यू नो इससे क्या होता है? एक तो बुनियादी फार्मूला था ही था कि सर दूर जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स वो तो कम होनी है तो कॉन्सेप्ट। लेकिन एक एक्स्ट्रा मसला भी आ गया है। वो एक्स्ट्रा मसला क्या आ गया है? एक्स्ट्रा मसला ये आ गया है कि इनर शेल्स क्या करते हैं? वो न्यूक्लियस को बाहर वाले शेल्स पर फोर्स लगाने से रोकते हैं। इस रोकने को, इस रुकावट को, इस शील्डिंग को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? कि इनर शेल्स न्यूक्लियस को रोकें क्या करने से? बाहर वाले शेल्स पर फोर्स लगाने से। अब पहला वाला शेल न्यूक्लियस को कहेगा भाई तुम मुझ पे सिर्फ फोर्स लगाओ, मेरे पर तुम पर मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। ठीक है, लो जी, उस लेयर ने उसको घेरा हुआ है। खैर, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर पुल है वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल, आया होगा आपने पढ़ा होगा ओ लेवल में, इलेक्ट्रिकल फील्ड द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो हमने पढ़ा है, कहां तक है वो? कहां तक होती है सर? वो तो उसकी पता नहीं, फार बियॉन्ड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम होती है। तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो बहुत दूर तक है, तो किधर? लेकिन वो लीनियरली बिहेव नहीं करती। क्या बिहेव नहीं करती? व्हाट इज माय लीनियरली बिहेव नहीं करती? मतलब जो आई होप आपने कहीं पढ़ा होगा कि मतलब सीधा, इतना भी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर बस सीधा सीधा दूर जाते जाएं तो फोर्स कम होती जाएगी। इतना सिंपल उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिंपल फॉर्मूला भी अप्लाई होता है कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रिकल फोर्स शैल डिक्रीज। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक फॉर्मूला होगा उसमें डिस्टेंस के साथ फोर्स का इनवर्स रिलेशन होगा। एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स
ये एक कॉन्सेप्ट और ये एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बीच में शेल हो ना हो, दूर का शेल है, उससे दूर का शेल है, उससे दूर का शेल है, तो फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। अंदर को शेल हो या ना हो, डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, फोर्स तो कम, ये तो होगी ही होगी बेटा, मैं ये नहीं पढ़ा रहा, ये कॉमन सेंस है, ये तो सेंस है ही, मैं एक स्पेशल चीज पढ़ा रहा हूं। वो स्पेशल चीज क्या होती है, खास आदमी होना, कोई खास आदमी, तो उस खास आदमी के इर्द गिर्द क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब वो बहुत सारी लेयर्स कैसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये एग्जांपल मैंने जो भी आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, ये एग्जांपल मैंने 2018 में पहली दफ़ा एग्जांपल दी थी। ठीक है, अभी आजकल 2023 का ज़माना चल रहा है, वैसे तो आजकल ये एग्जांपल अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन मैं उस 2018 के दौर का हामी हूँ। आजकल जो दौर चल रहा है मैं उसका इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ मुल्क के आजकल के पॉलिटिकल निज़ाम से। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो जो 2018 की एक मिसाल मैंने आपको देनी, बड़े मज़े की है, सुनिएगा गौर से। हालांकि उसमें थोड़ी मेरी नाराज़गी शामिल है या थोड़ा मेरा उसमें कोई एक गिला सा शामिल है। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो एक नेचुरल फिनोमेना है। वक्ती तौर पर मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में मैंने समझ लिया कि ऐसे ही होता होगा। ठीक है, कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे और अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने हुकूमत नहीं बनाई थी, तो उससे पहले तक इमरान खान साहब, तो पहले भी इमरान खान साहब थे, बाद में भी इमरान खान साहब थे, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। ठीक है, तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी लेयर्स नहीं होती थी उन तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। मेरे जैसा आम आदमी भी बड़े आराम से उन तक पहुंच जाता था, और मैंने 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात भी की और अच्छी खासी मुलाकात की। तो विदाउट एनी लेयर्स, मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे किसी ने नहीं टोका, मुझे बल्कि ज़्यादा फैसिलिटेट ही किया गया उन तक पहुंचाने के लिए, या उनका और मुझसे मिलने के लिए मुझे फैसिलिटेट ही किया गया, रोका किसी ने भी। सो तब तक वो उतने ख़ास नहीं थे, तब तक अभी इतने ख़ास नहीं थे, तो मैं 2 दफ़ा मुलाकात की। अब जब हुकूमत बन गई, 2018 हो गया, हुकूमत आ गई, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए, मेरा फिर बीच में ख्वाहिश जागी। ठीक है, किसी काम के सिलसिले में ख्वाहिश जागी थी। ठीक है, ना वैसे मैं वेला हूँ तो मुझे पता, ना वो वेले होंगे, लेकिन उस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाना आज तक नसीब नहीं हुआ। ठीक है, उनके इर्द गिर्द 3-4 लेयर्स डेवलप हो गई। ठीक है, वो 3-4 लेयर्स कौन सी डेवलप हो गई, सबसे पहले तो उनको घेर लिया उनकी अपनी क्या बोलते हैं जो कैबिनेट थी, जिन्होंने मिनिस्टर्स बनना था या जिन्होंने वो बनना था, तो वो अब उनके इर्द गिर्द होते थे, और उनसे मीटिंग करने के लिए आपको पहले वो जो आजकल एक पांडा सा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाला ओन चौधरी, उस पांडे की पहले मिन्नतें करनी पड़ती थी। ठीक है, वो उनका स्टाफ ऑफिसर बन गया, तो उनकी सारी मीटिंग्स उसने कम मैंने अरेंज करनी होती थी। अब वो उल्लू क्या करता था, वो मीटिंग्स ही किसकी अरेंज करता था, हर बंदे की मीटिंग ही नहीं कराता था खान साहब से, वो मीटिंग ही सिर्फ किस बंदे की कराता था, वो जो एक जहांगीर तरीन वाला ग्रुप था, उस ग्रुप के लोग खान साहब से मिल सकते थे, बाकी जो मर्जी टिल का जोर लगा लो, खान साहब से मीटिंग का टाइम ही नहीं मिलता था। स्टाफ अफसर ही इतना बेढंगा और पांडा कहीं का उन्होंने रख लिया। खैर जो भी रख लिया, एक वो लेयर थी, बड़ी मुश्किल से ओन चौधरी को कोई समझू कर बंदे को टाइम मिल जाए, तो दूसरी एक उनकी अपनी एक किचन कैबिनेट एक थी। ठीक है, जिसमें शायद महमूद कुरैशी लोग और 5-6-7 बड़े नॉमिनेटेड किस्म के बड़े अहम लोग उनके इर्द गिर्द होते थे, तो उनसे भी एक अप्रूवल लेना पड़ता था। अच्छा, बहुत ही अगर आप अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका काम बहुत बड़ा है, तो आप उस लेयर को भी क्रॉस कर जाएंगे। तीसरी लेयर सबसे खतरनाक है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लेयर। ठीक है जी, वो पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं होती थी, वो जब तीसरी लेयर को आपने क्रॉस, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है कि आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अपनी क्लियरेंस करानी पड़ती है। ठीक है जी, अब वो क्लियरेंस कराते कराते बंदे का उतने दिनों में टाइम ही निकल जाता है कि जी मेरी मीटिंग हो गई है भाई, मेरा काम हो गया, कोई नहीं कराना मैंने उनसे काम। तो तब उनसे मिलने के लिए काम बहुत मुश्किल हो गया, मतलब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? शील्डिंग इफेक्ट आ गया वहां कि वो न्यूक्लियस हो गए और उनके इर्द गिर्द एक शेल आ गया, फिर एक और शेल आ गया, फिर एक और शेल आ गया, तो जो बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे आम आवाम, वो आम आवाम न्यूक्लियस तक क्या हुआ, पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है, आम आवाम को न्यूक्लियस तक पहुंचने नहीं दिया गया, या न्यूक्लियस को अपना जोर आम आवाम पर लगाने ही नहीं दिया गया। ठीक है, वैसे तो हाँ, एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, मैं एक आम सा आदमी हूँ, छोटी सी मेरी एकेडमी है, तो मैं तो वैसे दूर हूँ उनसे, सियासत के इलेक्शन थोड़ी लड़ता हूँ मैं। ठीक है,
वो तो फैक्टर था ही था, लेकिन अगर आप बहुत जोर लगा लें, हाँ जी, कोई पहली लेयर को क्रॉस कर लें, फिर दूसरी लेयर क्रॉस कर लें, तो हर लेयर चाहती थी कि मेरा इन्फ्लुएंस क्या हो, ज्यादा हो, उससे 12वीं लेयर तक ये बंदा ना पहुंचे। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अपने हिसाब से घेरा लगाया हुआ था कि जनाब साहब जो बंदा मीटिंग करने आएगा हमें पता होना चाहिए कौन आया, क्यों आया, कितनी देर के लिए आया, इवन क्या बात की, क्या नहीं की, दे वुड नो एवरीथिंग। ठीक है, वो उनका हक भी है, वो उसका एक निज़ाम है। ठीक है, इसके बगैर चलता नहीं है निज़ाम हमारे मुल्क का, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो जो जो उनके नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो उनके साथ अपनी सारी चीज़। उसके बाद ज्यादा तब मुझे किस बात पे चढ़ती थी, ये जो ऑन चौधरी वाला ग्रुप होता था, में 2 टके की इनकी नहीं कहना चाहिए, वैसे कुछ भी है, बड़ी औकात है भाई आजकल भाई साहब, दूसरी इस पार्टी के पता नहीं क्या बन गए है नहीं, जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई प्रेसिडेंट बन गया है भाई हीरो। ठीक है, ये हीरो किस चक्कर में प्रेसिडेंट बन गया है, इस चक्कर में कि सिर्फ ये फोन उठाता था सारों। ठीक है, और इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई, उससे पहले इसका नाम भी किसी को नहीं था पता होता। हिज ओनली टास्क वाज कि जिस किसी ने खान साहब से मीटिंग करनी है वो इसको कॉल करेंगे, ये मीटिंग फिक्स करेगा, इतना काम था भाई का। और पता नहीं आज भाई साहब प्रेसिडेंट बन गए किसी सोसाइटी के और किसी खैर बहरहाल है नहीं, जो भी करते थे जो भी करते थे। बहरहाल मैं पॉलिटिक्स में से वापस निकलना चाहता हूँ। आई थिंक मिसाल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या होता है जब किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई लेयर्स डेवलप हो जाएं, तो वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो होता है वो दूर है, उसका इन्फ्लुएंस वैसे ही कम होता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आए ना, न्यूक्लियस को भी इन्फ्लुएंस नहीं करने देते। अंदर वाली लेयर्स न्यूक्लियस को भी बाहर वाली लेयर्स पर अपना इन्फ्लुएंस अप्लाई करने से रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है, रुकावट की तरह, एक बैरियर की तरह बनने की कोशिश करती हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, ये नेचर का कानून है। ठीक है, अक्सर फैमिलीज में भी ऐसा होता है। फैमिलीज में भी अगर कोई बहुत ही एक बड़ा काम का और बड़ा कोई इंपॉर्टेंट बंदा हो और बड़ा कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, तो पहले तो उसको कोई ना कोई 4-5 लोग घेरे रखते हैं। ठीक है, वो उन तक बात पहुंचाने के लिए पहले उन बंदों तक बात पहुंचानी पड़ती है, फिर उसके बाद एक और लेयर लगी होती है। तो अगर वो, खैर मैं आयोगा को समझ आ गया है, न्यूक्लियस भी समझ आ गया है, इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई है, लेयर्स भी समझ आ गई हैं। लेयर्स का रुकावट की तरह एक्ट करना, हालांकि सॉलिड बैरियर नहीं है ये कोई सॉलिड वॉल तो नहीं है कि बाहर वाली वॉल अंदर नहीं जा सकती, ये तो बस इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं। तो अंदर वाला क्लाउड बाहर वाले क्लाउड के लिए क्या है, रुकावट है। उसके बाहर वाला मतलब दूसरा वाला क्लाउड तीसरे वाले क्लाउड के लिए एक रुकावट है। तो ये शील्ड्स हैं, क्या है, वैसे तो ये इमेजिनरी पाथवेज हैं, ये कोई असल में कोई कोई असल में कोई लाइन लगी भी नहीं है, कोई पाइप बना हुआ नहीं है, कोई शीट बनी हुई नहीं, इमेजिनरी एक फिनोमेना है। इट्स नॉट जस्ट द डिस्टेंस दैट मैटर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, it's the number of layers of the electrons in between that also matters। जितनी ज्यादा in between वाली layers होंगी, जितनी ज्यादा in between वाले shells होंगे या जितने ज्यादा in between वाले सब shells होंगे, उतना क्या होगा, उतना वैलेंस शेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट का सामना करना पड़ेगा। और उस रुकावट के सामने को हम कहते क्या है, वी कॉल इट शील्डिंग इफेक्ट। और इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, ये तो जब मैं भी आगे पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फिल वक्त तो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है, देखिए, इट इज द इफेक्ट ऑफ decrease, it is the effect of decrease in the force of attraction, it is the effect of decrease in the force of attraction, effect of decrease in the force of attraction between the nucleus and the valence shell electron and the valence shell electrons, या वैलेंस शेल ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन्स, या वैलेंस शेल बोले या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले, इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ what, electrons in the inner shell,
in the inner shells due to the presence of electrons in the inner shells. अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ये दो टर्म्स हमारे स्पेसिफिकेशंस की हैं, शील्ड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इन दोनों लफ्जों का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कौन इन्फ्लुएंस करता है, इनर शेल्स इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस उनका, वो कम करते हैं उस फोर्स को, या उसको फोर्स लगाने ही नहीं देते हैं। अब फोर्स को लगाने नहीं देते हैं या फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं, तो मैंने वो रिड्यूस वाला लफ्ज दिया है, इफेक्ट ऑफ क्या, डिक्रीज इन द फोर्स, ठीक है, बिटवीन क्या, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू क्या, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। खैर बहरहाल एक सवाल वहां काफी देर से पेंडिंग है, उसकी तरफ आपकी तरफ आता हूं। अच्छा देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस फिनोमेना ने फोर्स को ख़त्म कर दिया है। मैंने पहले एक जुमला बोला कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सटेंड करती है कहाँ तक, इट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। मैं इस बात को भी इस पर कायम हूँ। फिर मैं अगली बात कह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे क्या होती है, कम होती जाती है। मैं इस बात पर भी कायम हूं। अब मैं कह रहा हूं कि उसमें जब दूर जाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ में एकदम से ज्यादा कमी आ जाती है। कब, जब बीच में शेल्स आ जाएं। एक तो नॉर्मल कमी आनी चाहिए ना, कि जैसे जब दूर जाएं तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए, लेकिन बीच के शेल्स की वजह से ये फिनोमेना बड़ा एब्रप्टली ड्रॉप करता है, या बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, खत्म नहीं होती, जीरो नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा कि वैलेंस शेल पे जाकर फोर्स, अगर फोर्स ही जीरो हो जाए तो वैलेंस शेल ही खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो तुम्हारा ही ना, रहता है वहां पे, लेकिन उस पर जितनी फोर्स न्यूक्लियस को लगानी चाहिए उतनी नहीं लगा रहा। कितनी फोर्स लगानी चाहिए, मिसाल के तौर पे इनर शेल्स ना होते, इनर शेल्स वो अकेला एक शेल होता वैलेंस वाला, तो उस पर फोर्स लगती 100 न्यूटन। अब इनर शेल्स आ गए हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस को जब शील्ड करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, 100 की बजाय 90 न्यूटन लगती है या 80 न्यूटन लगती है, जितनी लगनी चाहिए तो उससे भी कम लगती है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो योर क्वेश्चन, ये सवाल है। और किसी के पास? जी, अभी मैं ग्रुप की बात नहीं करूंगा, मैं आता हूँ उस तरफ, मैं उस तरफ आऊंगा, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं भी बस इतनी बात आपको समझाता चलूँ, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक है नंबर ऑफ इनर शेल्स। जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे उतना क्या होगा, उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। अगर किसी का इनर शेल एक है तो थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट है, किसी के इनर शेल्स 2 हैं तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। जितने ज्यादा इनर शेल्स, मतलब लेयर्स जितनी बड़ी होती रहेंगी, वो उतना ड्रॉप 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 आता रहेगा, उतना लेयर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता रहेगा। जी, हाँ फोर्स तो है, कैसे लूज करते हैं, बड़ा जबरदस्त सवाल है जनाब, गौर से सुनिए प्लीज बच्चों, सुनेंगे जी। इधर मजा साहब, इधर उन्होंने सवाल ही दिया कि उन्होंने कहा देखें सर, आप ये कह रहे हैं कि कोई तो फोर्स है वैलेंस शेल तक। बिल्कुल है कोई फोर्स वैलेंस शेल तक। फिर वो कहती है सर मेटल्स वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। अब यहां से आगे एक चैप्टर का नाम, एक चैप्टर डेवलप होता है, सर वो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद लूज करते हैं, वो अंदर से कोई फूंक मारता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कि हम बाहर से कोई फूंक मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या खुद ब खुद। ये पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम एनर्जेटिक्स है, या बहुत स्पेसिफिक इस सवाल का जवाब दूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका टॉपिक का नाम है, कि सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, चाहे मेटल ही क्यों ना हो, चाहे उसकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी हो क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, पड़े पड़े वो भी लूज नहीं करता। कैसे लूज करेगा, जोर लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, उसका जोर वो नेचुरली कुदरत के अंदर, हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर इतनी एनर्जी वैसी मौजूद होती है कि जिस एनर्जी को यूज करके आप वो वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं नेचुरली खुद ही नहीं लूज किया, एनर्जी लगी है। अब वो एनर्जी उसको मिली कहां से है, शायद सराउंडिंग में उतनी एनर्जी अवेलेबल थी। नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूज कराना है उसको ढेर सारी चाहिए होती है, तो वो उतनी एनर्जी सराउंडिंग में अवेलेबल हमें हीट करना पड़ता है, हमें ज्यादा जोर। तो खैर इस पूरा टॉपिक में बनाऊंगा। अभी मैं काम करता हूँ, काम आप एक काम करो यार, मेन नोट्स में एक प्रोपोर्शनैलिटी लिखो और जरा साइड नोट्स पे 3-4 जुमले लिखवाने हैं। मैं साइड नोट पे 3-4 जुमले लिखवाऊंगा, इससे पहले कि साइड पे कुछ लिखवाऊं, मेन नोट्स में जाओ
वहां पहली बात ये लिखो जी सर जी, जो शील्डिंग इफेक्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कौन से वाले? आई थिंक इट शुड बी इनर शेल्स, नंबर ऑफ इनर शेल्स, नंबर ऑफ इनर शेल्स। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिखें, जिसका मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि जितने ज्यादा अंदर के शेल्स ज्यादा होते जाएंगे, लेयर्स उतनी ज्यादा होती जाएंगी, शील्ड्स उतनी ज्यादा होती, स्क्रीन्स उतनी, तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होता रहेगा। और वो इफेक्ट है क्या? वो न्यूक्लियस को वैलेंस शेल से और दूर करने का इफेक्ट है। वो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में दूरियां बढ़ाने का इफेक्ट है। वो हुक्मरानों के अंदर और आम आवाम के अंदर दूरियां बढ़ाने का एक इफेक्ट है। ठीक है, खैर जिससे नाराजगियां और मसाइल का भी एक इफेक्ट है। बहरहाल वापस आते हैं अपने बुनियादी बात की तरफ। जो बेसिक केमिस्ट्री में लिखवाना चाह रहा हूं वो मैं यहाँ साइड पे लिखवाता हूं। वो क्या जुमले लिखवाने, जरा सुनते रहें। पहला जुमला क्या था? आपको मैं सवाल जवाब दे रहा था। आई थिंक इट वाज के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है जो कहां तक जाती है। तो लेकिन पहला जुमला साइड पे लिखिए, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड द साइड नोट है, साइड नोट्स हैं, बिल्कुल साइड नोट्स का मतलब होता है साइड पे कहानी चलाएं। हाँ, लाइन लगाएं साइड पर ऐसे, और यहां नीचे 3-4 जुमले लिखवाने मैंने। पहले क्या लिखा? देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड, अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। There is an electrical field around a positively charged nucleus that extends far beyond the valence shell, far beyond the, that extends far beyond the valence shell of an atom, that extends far beyond the valence shell of an atom। ये हमारा पहला जनरल कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचते ही खींचता है, साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच सकता है अगर थोड़ा उसके करीब आ जाए तो। ओके, अच्छा अगली बात, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो करती क्या है? डिक्रीज करती है जब हम उससे, जब हम न्यूक्लियस से दूर। अगला जुमला लिखें, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, सेकेंड सेंटेंस क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस as we move away from the nucleus, as we move away from the nucleus, as we move away from the nucleus, electrical field strength decreases as we move away from the what? Away from the nucleus। अच्छा, ये हमारी दूसरी बात होगी। अब ये जब फील्ड की स्ट्रेंथ आगे जाते जाते डिक्रीज हो रही है, होना इस डिक्रीज को कैसा चाहिए? इस डिक्रीज को लीनियर टाइप होना चाहिए या नॉर्मली, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जितना जितना जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर तो बीच में कोई इनर शेल नहीं आ रहा, आप कहते हो कि पहला शेल इधर है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है और पहला शेल इधर है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स है। अगर आपको सर यही सेंटर पे न्यूक्लियस है और पहला शेल इधर है, अब फोर्स कितनी होगी? कम होगी। आपको सर यही सेंटर पे न्यूक्लियस और पहला शेल इधर आ गया है, तो अब फोर्स और कम हो जाएगी। आपको सर ये न्यूक्लियस है, पहला शेल इधर आ गया है, तो ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हम कह रहे हैं सर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये पहला शेल है, पहला शेल वहां पे मौजूद है, उसकी मौजूदगी में एक बाहर एक और शेल है, तो उस शेल पर अपने फासले की वजह से, दूर होने वाले फासले की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड में कमी आएगी। वो तो आएगी ही आएगी, एक और कमी भी आएगी। कौन सी? वो इनर शेल की वजह से एक और उस पर कमी आ जाएगी। तो इनर शेल की वजह से जो उस पर और कमी आ गई, एक्स्ट्रा डिक्रीज आ गया। एक तो डिक्रीज क्यों आ रहा था? एक डिक्रीज आ रहा था डिस्टेंस की वजह से, कि दूर जा रहे हैं तो फोर्स कम हो रही है। एक और डिक्रीज आ गया कि न्यूक्लियस को अंदर वाले शेल ने घेर लिया है, और वो क्या कर रहा है? वो न्यूक्लियस को बाहर वाले शेल पर इन्फ्लुएंस करने से रोक रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम शील्डिंग इफेक्ट का फिनोमेना करते हैं। तो मैं जो तीसरा जुमला लिखवाना चाहता था वो ये है, द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स, द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स
decreases the electrical field strength. The presence of inner shells decreases the electrical field strength even further, even more या even furthermore, जैसी मर्जी अंग्रेजी लिख दें, ठीक है जी. The presence of inner shells in the the presence of क्या लगे? Presence of inner shells decreases the electrical field strength even furthermore, even furthermore on what? On the, बल्कि सिंपल even furthermore लिख दीजिए, काफी है. even furthermore, ठीक है जी. और इसका जो even furthermore डिक्रीज होना है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं that is known as shielding effect. उस जुमले को लिख दीजिए even furthermore के बाद, that is known as shielding effect. आखिरी जुमला जो मैं लिखवाना चाहता हूं वो क्या है? greater the number of inner shells. अगला जुमला क्या लिखेंगे? greater the number of what जनाब? inner shells, greater the shielding effect, greater the shielding effect, greater the number of inner shells, greater the shielding effect. अच्छा जी, यहां तक किसी को परेशानी है भाई? एनीवन? ओके. अब आ जाए वापस इधर नॉर्मल सीक्वेंस में आए जनाब. नॉर्मल सीक्वेंस में मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं? नॉर्मल सीक्वेंस में आपसे क्या कहना चाहता था? शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखवाना चाहता था, लिखवा दी. शील्डिंग इफेक्ट की प्रोपोर्शनैलिटी बताना चाहता था, किसके साथ है बता दी. अब मुझे एक बात बताएं, वो डाउन द ग्रुप और यहाँ पे हारिस मुझे कुछ बता रहे थे. हारिस वो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या कह रहे थे? हाँ, वो कहते हैं सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए होता क्या है? असल में शेल्स की तादाद ज्यादा होती है, इनर शेल्स की तादाद भी ज्यादा होती है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है. तो हम डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है. और अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है. वैसे अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? शेल सेम रहता है. क्या रहता है? शेल एक्स्ट्रा ऐड कब होगा? जब अगले पीरियड में जाएंगे, मतलब डाउन जाएंगे तो एक्स्ट्रा शेल आता है. अलोंग द पीरियड क्या होता है? सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इनर शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा नहीं होता. किसी को मसला इस बात से? तो काम करेंगे, मैं डाउन द ग्रुप इसका शील्डिंग इफेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो, और अलोंग द पीरियड जो शील्डिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस है वो समझाना चाहता हूं. तो देखिए जी, दो जुमले लिखने हैं. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बिकॉज क्यों? बिकॉज क्या होता है जी? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स, इवन अगर आप चाहें तो इनर शेल्स लिखना चाहें, इनर को बेशक ब्रैकेट में लिख दें. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं बिकॉज नंबर ऑफ इनर शेल्स, आप जो मर्जी कह दें, नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीजेस as we move down the group. आप उसकी मिसाल भी देख सकते हैं. आप इसके नीचे डाउन द ग्रुप की मिसाल दे दें. किसकी बात करूं? ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेता हूं. अगर मैं डाउन द ग्रुप में मिसाल देता हूं आपको ग्रुप नंबर 1 की, तो प्लीज बताएं. लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ जी. इसकी बताओ, इसकी बताओ. वैसे इसकी क्या होगी? 2 8 18 8 1. खैर क्या हो रहा है? इस पहले वाले में लिथियम के केस में कितने शेल्स हैं?
लिथियम को चेक करो कितने शेल्स हैं, सर जी यहाँ 2 शेल्स हैं, तो इनर शेल्स कितने हैं 1, इसके टोटल शेल्स कितने हैं 3, इनर शेल्स कितने हैं 2, इधर टोटल शेल्स कितने हैं 4, इनर शेल्स हैं 3, यहाँ टोटल शेल्स कितने हैं 5। खैर बहरहाल जो भी है, नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप जाते हुए प्लीज बताइए क्या हो रहा है। सर जी डाउन द ग्रुप जाते हुए यू कैन सी के नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 2,1, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,1, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,8,1 और रुबिडियम की क्या है वो देख के चेक, वो आप पूरी वो क्या बोलते हैं SPDF वाला जो हिसाब है उसको लगा के चेक करेंगे तो एंड पे क्या निकलेगा 2, 8, 18, 8, 1। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? रुबिडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, प्लीज चेक करें, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 37 है शायद, क्या है जी 37 है। हमने कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक की है 36 तक की है, तो मुझे 36 वाली कॉन्फ़िगरेशन बता दें प्लीज बताएं। 36 एलिमेंट की क्रिप्टॉन था शायद वो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दें। नहीं S2 वाली नहीं, 8, 8, 2, 8 वाली, 2, 8, 18, 8, तो 37 पे क्या होगा 2, 8, 18, 8, 1। इसको मसला इस बात है, तो मैंने वो 2, 8, 18, 8, 1 वाला फार्मूला लगाया है। बहरहाल मैं कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के अभी मूड में नहीं हूँ, वो मैंने बड़ा पूरा महीना लगा दिया उसके ऊपर कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है। जब नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है तो इनर शेल्स में भी इजाफा होता है। जब इनर शेल्स में इजाफा होता है तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या, शील्डिंग इफेक्ट। उसमें क्या होता है, उसमें भी इजाफा होता है। किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? क्या हो जाता है? आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। ये नीचे जाते हुए क्या हो जाता है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फोर्स। इंक्रीज इन फोर्स तो हो ही नहीं रहा, डिक्रीज इन फोर्स हो रहा है। डिक्रीज इन फोर्स वाला जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यों क्यों ज्यादा डिक्रीज आएगा फोर्स में। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, एक तो कॉन्सेप्ट बड़ा है कि शेल्स क्या होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, फासला दूर, वो वाला डिक्रीज तो आएगा ही आएगा। एक और डिक्रीज आएगा, कौन सा वाला, वो कहते हैं सर शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाएगी। जितनी कम होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं पुल ऑफ द न्यूक्लियस, क्या कहते हैं इसको हम, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगा, हाँ वो कम हो जाएगा। बिल्कुल एक काम करें, एक और चीज लिखें, क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप because the number of inner shells increases as we move down the group. It means what? It means that the force of the nucleus, वैसे मैंने लास्ट किसी लेक्चर में इस जुमले का ज्यादा बेहतर टर्म क्या निकाला है, न्यूक्लियर पुल बोला, न्यूक्लियर चार्ज बोला, या पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जरा प्लीज चेक कीजिए, हमने जुमले को करेक्ट किया था। आखिरी फ्रेज क्या थी, मैंने कहा था ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, हाँ, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, या ये था, या फिर क्या था, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग, या चलो ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कि क्या होगा, विच मीन्स दैट द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will what, will decrease, which means that the, बच्चों ये लिखें यार, that the pull of the nucleus on the valence electrons क्या हो रही है, decreases। अब जहां इतनी बातें कर ली तो एक और जुमला भी सुनाई दूंगा जी पुत्र, आवाज को भी थोड़ा ध्यान दें, मैं उधर से लिख कर इधर आता हूँ, मैं बस बात कर, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये बोलने पे भी ध्यान दें। मैं एक दफ़ा जुमला पूरा कर लूँ जी, क्या बोला था, क्या लिखा है जी, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, विच मीन्स, कहाँ पहुंचे हो ईशा,
which means that the pull of the nucleus on the valence electrons, valence shell या valence, which means that the pull of the nucleus on the valence shell या valence shell या फिर valence electrons या valence shell या valence electrons 5-10 मिनट वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा जी, वो डिक्रीज कर जाएगा। यहां तक किसी को मसला है भाई, एनीवन? खैर मैं इसके बाद एक जो एटॉमिक रेडियस का डाउन द ग्रुप का ट्रेंड है मैं पूरा डिफाइन करके लिखवाऊंगा, मैं भी नहीं लिखवाना चाहता। अभी कोई और सवाल है आपके पास तो हाथ खड़ा करें जी, एनीवन बच्चों? अच्छा सुनो ना यार, सुनो प्लीज, बातें नहीं करो। अभी तो रिएक्टिविटी तो बहुत आगे है मेरा भाई, रिएक्टिविटी तो बहुत आगे है। मुझे अभी पहले चैप्टर में हूँ, आप मुझे चौथे पांचवें चैप्टर में लेके जा रहे हैं। मैं तो अभी शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं शील्डिंग इफेक्ट को अल्टीमेटली रिलेट करूंगा एटम के रेडियस के साथ। ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा कि मैंने स्पेसिफिकेशन में क्या लाइन पढ़ी कि डिस्क्राइब करें क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ व्हाट, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एंड एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। तो मैं वो उसका जवाब देने के लिए मुझे बीच में शील्डिंग इफेक्ट को भी इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने पहले शील्डिंग इफेक्ट समझा दिया है। ठीक है, बहरहाल एक और बात है, ये शील्डिंग इफेक्ट को अलोंग द पीरियड क्या होगा? It remains constant. It remains the same along the period. क्यों? Because the number of shells remain the same. तो एक काम करें जी, यहां आ जाए, क्या लिखेंगे? Shielding effect remains what? Remains the same along the period. Shielding effect remains the same along the period because the number of shells, because the number of inner shells, the number of inner shells remains the same. The number of inner shells remains the same. अब यहां से आगे मैं ये जुमला नहीं लिखना चाहता कि पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो रिमेन्स द सेम होगा या कोई और भी फैक्टर होगा। देखेंगे कि कोई और फैक्टर है कि नहीं। अभी मैंने जितना लिखवा दिया है मैं उतना ही लिखवाना चाहता हूं। यहां से आगे अगर आप मुझसे पूछेंगे, जैसे वहां पे उबैद ने कहा कि सर जी नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं, इनर शेल ज्यादा हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है फोर्स कम हो रही है, मतलब पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है। एग्रीड। अब अगर मैं यहां पे सिर्फ इसी फैक्टर को, ऐसे काम करते हैं, अगर मैं सिर्फ इसी फैक्टर को बुनियाद बना के कहूं, प्लीज बात बंद कीजिए। अगर मैं सिर्फ इसी फैक्टर को कहूं कि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स सेम, नंबर ऑफ इनर शेल्स सेम, शील्डिंग इफेक्ट सेम, तो इस फैक्टर की वजह से जो पुल ऑफ द न्यूक्लियस है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, वो रिमेन्स द सेम है, अनलेस और अनटिल कोई और फैक्टर भी इन्वॉल्व ना होता हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं which means what? Which means that the pull of the nucleus on the valence shell or valence electrons shall remain the same. Shall remain the same, which means that the pull of the nucleus on the valence electron या valence shell shall remain the same unless or until there is any other factor. Unless or until there is any other factor. Unless or until any other factor applies. मैंने इसलिए दिया कि there is another factor. एक और मैं बोल देता हूँ, सुनने पे ध्यान दीजिए, अंग्रेजी है, मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, सुनने पे ध्यान दीजिए प्लीज। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम अलोंग अ पीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स और इनर शेल्स रिमेन्स द सेम, व्हिच मीन्स दैट द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल या इलेक्ट्रॉन्स शेल रिमेन द सेम
unless or until any other factor applies, unless or until any other factor applies। जी भाई, इधर अगर आप मुझे कहेंगे सर जैसे आपने वहां पूरा ग्रुप समझाया है, यहाँ पे कोई पीरियड समझा दें, तो चले मैं समझा देता हूं। कौन सा पीरियड समझाऊं आपको? पीरियड नंबर 3 समझा देता हूं। कौन है जनाब साहब पीरियड नंबर 3? आई थिंक पीरियड 3 में क्या होता है? सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम फिर सिलिकॉन फिर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गोन। सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 28 1 28 2 28 3 28 4 28 5 28 6 28 7 एंड 28। सब में कितने शेल्स हैं? अगर ये सब के सब पीरियड नंबर 3 के हैं तो इन सब में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? इन सब में 3 शेल्स हैं। इन सब में टोटल 3 शेल्स हैं। इन सब में इनर 2 शेल्स हैं और इन सब में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो सेम है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होना चाहिए ऑन द थर्ड शेल, ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल, उसको क्या होना चाहिए? उसको कांस्टेंट होना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई और फैक्टर भी अप्लाई हो जाए। ये तो मैंने आपको टॉपिक समझा दिया। कौन सा भाई? ये तो मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है शील्डिंग इफेक्ट वाला। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा असल टॉपिक क्या है? असल टॉपिक तो ये था, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ व्हाट? द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड, द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। जी पुत्र जी। दिस इज दैट अनलेस और अंटिल एनी अदर फैक्टर अप्लाइज। तो थोड़ा सब्र करेंगे, आपके जवाब को मैं जो अदर फैक्टर को जब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं जनरल बात कर रहा था कि शेल ज्यादा, इनर शेल ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, रुकावट ज्यादा, फोर्स कम। ठीक है, फिर मैंने यहाँ क्या, शेल्स एक जितने, इनर शेल्स एक जितने, शील्डिंग इफेक्ट एक जितना, रुकावट एक जितनी, तो फोर्स भी एक जितनी। हाँ, तो उसके चक्कर में द अदर फैक्टर ये होता है कि प्रोटॉन्स भी 2 होते या 3 होते। तो अदर फैक्टर वो प्रोटॉन्स की तादाद है जिसको मुझे देखना है। उसको देखकर मैं क्या जवाब देना चाहता हूँ क्या नहीं, मैं भी आगे जवाब दे दूंगा आपको। बहरहाल अभी क्या करें, अपनी स्पेसिफिकेशंस के जुमले को फॉलो करते हैं। उसने कहा था डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली व्हाट द ट्रेंड इन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड। तो काम कीजिए, सवाल लिखें, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली या डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, ये लिखें। डिस्क्राइब होता है सीधा सीधा स्टेट करें, एक्सप्लेन होता है पूरा उसको एक्सप्लेन करें। डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं होता। डिस्क्राइब क्या होता है? स्टेटमेंट को ही समटाइम डिस्क्राइब कहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? एक्सप्लेन करना। नो, हमारे ए लेवल के एग्जाम में जब भी वो कहे डिस्क्राइब करें तो उसका मतलब है सीधा सीधा क्या करें? स्टेट करें। जब वो कहेगा एक्सप्लेन करें तो वो कैटेगोरिकली कहेगा क्या करें। समटाइम्स होता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो उसके लिए अंग्रेजी क्या होती है? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। तो प्लीज सवाल लिखें, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन qualitatively the trend of atomic radius। अब 2 कॉलम्स बनाएंगे नीचे हम। क्या करेंगे जी? 2 कॉलम्स बनाइए नीचे। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एक तरफ क्या? एक तरफ अलोंग द पीरियड, दूसरी तरफ डाउन द। तो मैं एक वक्त में 2 सवालों को एड्रेस करना चाहता हूं। मैं एक वक्त में 2 सवालों को एड्रेस करना चाहता हूं। खैर कैसे, बल्कि अगर हम एक एक करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। जरा स्पेसिफिकेशन में देखें, उसने डाउन द ग्रुप को पहले कहा है कि अलोंग द पीरियड को पहले कहा है। हाँ जी, अक्रॉस अ पीरियड पहले लिखा तो फिर पहले अक्रॉस अ पीरियड करें। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड को पहले एग्जांपल देते हैं।
कैसे बढ़ रहे हैं? इनर तो नहीं बढ़ रहे, वैलेंस बढ़ रहे हैं। 288 288 288 281 282 283 284 285 286 287 288, इनर तो 280। वैलेंस में एक था या दो थे या तीन थे या चार थे या पांच थे या छह थे या सात थे या आठ थे, तो वो तो मैंने उनकी तो बात मैंने कहा इनर शेल्स कांस्टेंट हैं, तो इनर शेल्स कांस्टेंट होंगे तो वैलेंस शेल में बेशक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहे। मसला किसको कहा हमने? लेयर्स को कहा। इनर लेयर्स कितनी है अलोंग द पीरियड? थर्ड पीरियड की बात करूंगा तो 2 लेयर्स हैं अंदर में, तो थर्ड वाले में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता जाए, उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इनर शेल्स अगर कांस्टेंट है तो ये वाला फिनोमेना क्या है? कांस्टेंट है। फिर जब ये कांस्टेंट है तो कोई और फिनोमेना है वो एक्ट करेगा। देखते हैं कौन सा फिनोमेना एक्ट करेगा। मैं अपने सवाल का जवाब देने के लिए वो जो अदर फैक्टर अप्लाइज है वो यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। सवाल लिखा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड। अंडरलाइन द वर्ड पीरियड। हमारे सिलेबस में कौन सा पीरियड इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा? पीरियड नंबर 3। ज्यादातर सवालात किसके बारे में आएंगे? पीरियड नंबर 3 के बारे में आएंगे। तो मैं यहाँ पे पीरियड अक्रॉस द पीरियड 3, अक्रॉस द पीरियड 3 पूरा करें, अक्रॉस द पीरियड 3, अक्रॉस द पीरियड 3, और उस पीरियड 3 को अंडरलाइन करके दोबारा नाम लिखते हैं कौन कौन से हैं। सोडियम वैसे ही मिटा दिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं ओ लेवल वाली, वैसे अगर मैंने ए लेवल वाली कर दी तो एक और भी मसला आ जाएगा। वो एस के बाद पी पे जब जाएगी ना बात, तो एस वाला क्या हो जाएगा? एस के बाद जब पी पर बात जाएगी तो एस क्या हो जाएगा? एस इनर हो जाएगा। वो भी एक मसला है। लेकिन मैं अभी ओ लेवल वाली ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन 281 282 उसकी हिसाब से बात करूंगा। अगर मैंने बहुत जूम इन किया उसको, क्या आप एसपीडी के हिसाब से करें और एस को इनर बोल दें और पी को आउटर बोल दें, तो ये भी सवाल है। वैसे इस सवाल तक भी मैं जाऊंगा, डोंट वरी। मैं अभी जनरल बात करना चाहता हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सर सबूत जरा चेक करें, इसकी ओरिएंटेशन ठीक है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281, इसकी हो गई 282, इसकी हो गई 283, 284, 285, 286, 287, 288। अब मैंने जवाब किसका देना है? एटम के रेडियस का जवाब देना है। एटम का रेडियस किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक के फासले को कहते हैं। उस फासले में वो मेटालिक रेडियस है या कोवलेंट रेडियस है या वैन डेर वाल, जो मर्जी है, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जनरल एटॉमिक रेडियस की बात करूँगा। सो सब में कितने शेल्स हैं? इन सब के अंदर ये सब का सब क्या है? दिस इज दैट पीरियड नंबर 3 है। तो इस पीरियड नंबर 3 में टोटल शेल्स कितने हैं? इन सब में यू कैन काउंट के 3 मेन शेल्स हैं। क्या है? 3 मेन शेल्स हैं। अच्छा, अब अगर इन सब में 3 मेन शेल्स हैं तो पहला शेल, दूसरा शेल, सबका साइज क्या होना चाहिए? अगर बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल सोचे, सब में 3 शेल है तो सबका साइज क्या होना चाहिए? एक जितना होना चाहिए। ठीक, एक सोच क्या है कि क्या होना चाहिए? सर जी सब में शेल्स कितने हैं? 3 हैं। एक जितने शेल्स हैं, एक जितना शील्डिंग इफेक्ट है, तो क्या होना चाहिए? एक जितनी पुल है, तो साइज सबका क्या होना चाहिए? एक। ये सोच आ गई। सब्र करेंगे। एक और सोच क्या है? सर जी एटम बड़े हो रहे हैं, एटम का नंबर बड़ा हो रहा है, तो एटम का नंबर बड़ा हो रहा है तो एटम को भी बड़ा हो जाना चाहिए। तो आगे जाते जाते सोडियम छोटा होना चाहिए, मैग्नीशियम बड़ा होना चाहिए, एल्यूमिनियम और बड़ा होना चाहिए, उससे बड़े एटम्स बड़े हो रहे हैं ना, तो एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। दोनों सोचेगा। सोच असल क्या है? जैसे जैसे आगे जाते हैं एटम का साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। हैं जी, क्या बोला मैंने? ये छोटा किस खुशी में हो रहा है? बेटा जी शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, एग्रीड। उसके हिसाब से साइज कांस्टेंट है, एग्रीड। अनलेस अनटिल
एनी अदर फैक्टर अप्लाइज, जरा अदर फैक्टर गौर से देखें, वो जो एटॉमिक नंबर है 11 या 12, ये एटॉमिक नंबर है क्या? प्रोटॉन नंबर है। ये क्या है? ये जो प्रोटॉन नंबर होता है, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? उतना ज्यादा। क्या है इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज? इज द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द, वो क्या हो रही है? तो ज्यादा हो रही है। जब पुल ज्यादा हो रही है तो क्या होगा? उसने उसको अंदर की तरफ करके साइज को छोटा कर देना है। जी पुत्र है, इलेक्ट्रॉन्स बेशक ज्यादा होता है, हम उस फैक्टर तक जा ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं 3 शेल्स हैं, पहले 11 प्रोटॉन्स ने खींचने हैं, अब उन्हीं 3 शेल्स को 12 प्रोटॉन्स ने खींचना है, उन्हीं 3 शेल्स को 13 प्रोटॉन्स ने खींचना है। तो मैं जो फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहा हूं वो कौन कौन से हैं? प्लीज देखिए, मैं सबसे पहला फैक्टर जो इन्वॉल्व कर रहा था वो तो शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पहले क्या काम करते हैं, लिखते हैं जरा। एज वी मूव अलोंग द पीरियड, लिखेंगे, लिख के करेंगे, ज्यादा देखेंगे, जहां फंसेंगे वहां रोक लेना, जिस जुमले पे फंसोगे वहां रोक लेना यार। पहला जुमला क्या है? एज वी मूव अलोंग द पीरियड, as we move along the period, पहली बात बताएं, the number of shells remains the, लिखें जी, पहला फैक्टर लिखें, पहला बुलेट लिखें, पहला बुलेट पॉइंट लिखें जी, the number of shells, या ब्रैकेट में लिखें इनर शेल्स, the number of shells लिखें या इनर शेल्स लिखें, the number of shells या inner shells remains the same. उसका मतलब क्या निकालें? देखिए जी, which means shielding effect remains the same, which means shielding effect remains the same. Which means shielding effect remains the same. अच्छा, अब अगर मैं shielding effect remains the same के फौरन बाद वो लिख दूं कि which means that the pull of the nucleus on the valence electron remains the, फिर तो बात ही, टॉपिक ही पिछला हो गया, मुझे भी रिकवर कर देना चाहिए था। मैंने वहां क्या कहा था? unless or until any other factor applies। तो any other factor इस वक्त क्या है? मैं उसका सेकेंड बुलेट पॉइंट बनाना चाहता हूँ। तो सेकेंड बुलेट पॉइंट क्या है मुझे बात बताएं। जब हम आगे जाते हैं तो क्या होता है? प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखें जी हाउएवर, सेकंड पॉइंट लिखें हाउएवर, आपने स्टार्ट ऐसे किया था, एज वी मूव अलोंग अ पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स या इनर शेल्स रिमेन्स द सेम, व्हिच मींस द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम। हाउएवर the what? The number of protons, however the number of protons increases, however the number of protons increases, कॉमा लगा के लिखें, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है। फिर कॉमा लगा के लिखें, effect of nuclear charge increases, अब अगर शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट है और सिर्फ क्या हो रहा है? सर जी, शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, इट्स जस्ट दैट द प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, इट्स जस्ट दैट द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? which means that the effect of nuclear charge in, क्या लिखा भी आपने? दिखाओ, सेकेंड जुमला पढ़ो बेटा। However, number of protons increases, nuclear charge increases, the effect of nuclear charge increases, which means what? The pull of the nucleus, which means that the pull of the nucleus, which means that the pull of the nucleus on what? Pull of the nucleus on the valence electron या electrons, pull of the nucleus on the valence electrons या valence shell, valence shell ब्रैकेट में लिखें electrons,
which means that the pull of the nucleus on the valence shell या valence electrons what increases लिख लें पहले, which means that the pull of the nucleus on the valence shell या valence electrons increases, hence what, hence the atomic radius decreases, hence the atomic radius decreases, hence the atomic radius decreases. इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं आपको इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यूज लिखवाना चाहता हूं। वो क्वांटिटेटिव वैल्यूज क्या हैं, देखिए जरा आप डेटा बुकलेट में से अगर हम इसकी वैल्यूज देखें, आई थिंक द वैल्यूज आर पीरियड नंबर 3 की जरा वैल्यूज देख लीजिएगा जी। मैं यहाँ पे इनका पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, उनका प्रोटॉन 4 एंड 99 होपफुली आपको नजर आ रहा है कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज क्या हो रही हैं। सर जी कम ही हो रही, 186 से 160 हो गया है, 160 से 143 हो गया है, 117 हो गया है, 110 हो गया है, 104 हो गया है, 99 हो गया है। एटम का साइज क्या हो रहा है सर जी, छोटा हो रहा है। ठीक है जी, आप इसको कैसे याद रखें, आप इसको यूं याद रखें, सर जी सोडियम का एटम अगर इतना है तो मैग्नीशियम का एटम इतना है, फिर एल्यूमिनियम का एटम इतना है, फिर आगे जाते जाते क्या हो रहा है, एटम का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है जी। एटम का साइज अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड एटम का साइज, एटम का रेडियस छोटा होता जा रहा है। क्यों सर जी, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा होती जा रही है। क्यों सर जी, न्यूक्लियस ताकतवर होता जा रहा है। कैसे, तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं। तो सर वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डेंस है, उसकी चार्ज बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसका इन्फ्लुएंस ऑन द 3 शेल्स। यहां पर एक सवाल लेते हैं मकदाद का, तो उन्होंने कहा सर प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा हो रहे हैं। ओके, आई एग्री विद दिस क्वेश्चन कि एक अच्छा सवाल है कि प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्या हो रहे हैं। ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ना, वो तादाद क्या बैलेंस करती है, वो तादाद ओवरऑल चार्ज बैलेंस करती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि आगे जाते जाते पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, मैंने ये नहीं कहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो 3 शेल्स हैं उनको खींचना है। 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उसको मारे गोली। ठीक है, हाँ अगर आप कहेंगे 11 प्रोटॉन्स है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज बैलेंस। 12 प्रोटॉन्स है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज बैलेंस। चार्ज इन सबका बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो ज्यादा होना है, वो ज्यादा होना ऐसे नहीं हो रहा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। लाइन में तो नहीं ज्यादा हो रहे, ये लाइन में ज्यादा हो रहे हैं। प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस में, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं शेल्स में, लाइक तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स दिमाग में रखने हैं। कौन से 2 फैक्टर्स? एक फैक्टर है हमारा ये शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर वाला फैक्टर। ये जो मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, ये लिखे हुए जनाब साहब आपके प्रोटॉन नंबर्स। तो मेरा जवाब किस बुनियाद पर बेस्ड होगा? मेरा जवाब या तो शेल्स की बुनियाद पर बेस्ड होगा। शेल्स को देखकर मैं क्या बताऊंगा? शील्डिंग। और प्रोटॉन्स को देखकर मैं क्या बताऊंगा? न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग होगी क्या? कांस्टेंट। इग्नोर मार दूंगा इसको, लिखूंगा जरूर, लिखूंगा सर शील्डिंग 3 शेल्स हैं, शेल सेम है, इनर शेल सेम है, शील्डिंग सेम है, इसको मारेंगे गोली। एक ही और फैक्टर है ये वाला। इसके ज्यादा होने से क्या कहूंगा कि प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा हो रही है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ के ज्यादा होने से तीसरे शेल के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, उस तीसरे शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस लेवल पर फोर्स क्या हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा शेल मतलब तीसरा एनर्जी लेवल। तीसरा एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रख दो, उस एनर्जी लेवल पर कितनी फोर्स लगेगी, उस फासले पर कितनी फोर्स लगेगी, उस जैसे जैसे आगे जाओगे उस फासले पर फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि दरमियान का जो न्यूक्लियस है वो मजबूत होता जा रहा है। अब आप उस फासले पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, उस फासले पर 8 इलेक्ट्रॉन रख दो, सोडियम की बात कर लो या आर्गॉन की बात कर लो,
मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। उसकी बुनियाद पर मैं ओवरऑल चार्ज 0, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कहना चाहता कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे के खींचने वाला इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, वो एक दूसरे का चार्ज जरूर कैंसिल कर रहे हैं। और जो आप सोच रहे हैं ऐसा मुमकिन होता अगर क्या होता, अगर प्रोटॉन्स की तादाद कैसे बढ़ती, जैसे वो टग ऑफ वॉर नहीं होता जिसमें कहते जी प्रोटॉन्स एक लाइन में ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स उस लाइन में उधर ज्यादा हो गए, तो हम कहते सर जी तो एक ही बात हो गई, तो इस इफेक्ट को क्या करें, कैंसिल करें। लेकिन अगर आप गौर करें एटम के स्ट्रक्चर पर तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स एक लाइन में ज्यादा तो नहीं हो रहे, प्रोटॉन्स तो एक सेंटर में। हमें इतनी कन्वेंशन पहले से पता नहीं चाहिए कि फॉरवर्ड वाले कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, बैकवर्ड वाले कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, अपवर्ड वाले कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव गिनते हैं, डाउनवर्ड वाले कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव गिनते हैं। ये एक साइन कन्वेंशन हमें बचपन से जब नंबर लाइन पढ़ाई गई थी, एक्स एक्सिस पढ़ाया गया था, वाई एक्सिस पढ़ाया गया था, इतना प्लस माइनस हमें पहले से समझ थी उसकी, ठीक है, कि फॉरवर्ड क्या होगा तो बैकवर्ड क्या होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भैया? सो कहने का मतलब ये है हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें पता होगा, हमें पता होना चाहिए, हम इसी असूल पे चलेंगे कि फॉरवर्ड्स आर पॉजिटिव्स, बैकवर्ड्स आर नेगेटिव्स, अपवर्ड्स आर पॉजिटिव्स, डाउनवर्ड्स आर नेगेटिव। इस हिसाब से प्लस करना है कि माइनस करना है मैं कर चुका हूं। अब आखिरी काम क्या रह गया है, अब आखिरी काम ये रह गया है सर जी क्या निकालना है, आर निकालना है, असल आर निकालना है। वो जो आखिरी एमसीक्यू में सेम हो गया था, अब देखते हैं कि आर का आंसर आर एक्स जितना है या आर वाई जितना है या दोनों से डिफरेंट है। तो हकीकत में वैसे यहां भी थोड़ा सा मुझे लगता है आर एक्स के करीब होगा। क्यों? इस सवाल में भी आर एक्स बहुत ज्यादा आ गया है और आर वाई बहुत कम आ गया है, तो देखते हैं कि निग्लिजिबल है कि नहीं। इतना भी नहीं होगा। क्या करूं जी, क्या करूं जी, क्या करूं जी? सर एक के हेड पर दूसरे की टेल रख दें, इस आर एक्स के हेड पर आर वाई की टेल रख दें। जब यहां पे आर वाई की टेल रख देंगे तो वेयर इज द रिजल्टेंट, स्टार्ट से ये है जी, दिस इज द ओवरऑल रिजल्टेंट। और इस ओवरऑल रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है कि मैग्नीट्यूड, दोनों निकालना है। और ये काम तो मैंने पहले भी कभी कराया हुआ है, ये काम तो बचपन में किया, ओ लेवल में किया हुआ है कि if two vectors are perpendicular to each other then the resultant का मैग्नीट्यूड will be calculated by Pythagoras theorem, और जो उनकी डायरेक्शन है it will be calculated by, डायरेक्शन कहां से निकालूं? I would say this is angle, इसको क्या बोलूंगा मैं? थीटा। देखेंगे इस थीटा को कैसे निकालना है। तो स्टेप नंबर क्या करूं? स्टेप नंबर 4 लिखें। स्टेप नंबर 4 लिखें, फाइंड द magnitude of the overall result, बल्कि सिंपल of the resultant, just resultant लिखें, क्योंकि अब ना मैं रिजल्टेंट फॉरवर्ड लिखूंगा, ना मैं रिजल्टेंट अपवर्ड लिखूंगा, ना मैं रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल लिखूंगा, ना मैं रिजल्टेंट, बट मैं कहूंगा ओवरऑल रिजल्ट, जस्ट रिजल्टेंट। तो जस्ट रिजल्ट का मतलब क्या है? दिस रेड वाला आर। और वो कैसे निकालूं जी? फाइंड द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, जवाब में लिखते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ब्रैकेट में लिखते हैं बेशक बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताएं जी क्या लिखूं? आर का, आर विल बी इक्वल टू क्या? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होल रूट। आर एक्स कितना है? आप माइनस लिखें या ना लिखें मुझे फर्क नहीं है, 8.419 का स्क्वायर प्लस 0.854 का स्क्वायर उसका होल अंडर रूट। प्लीज बताएं आंसर क्या है? 446, 8.446, 8.462 न्यूटन, 8.462 न्यूटन, 8.462 न्यूटन जी। तो भाई अब आप इसको
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखते हैं या कितने डेसिमल प्लेसेस पे लिखते हैं, ये आपका काम है जी। वो हम उसके असूल हम बाद में देखेंगे। आखिरी चीज़ क्या रहेगी, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। लिखें जी स्टेप नंबर 5 लिखें जी, स्टेप नंबर 5 लिखेंगे। फाइंड द व्हाट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। जी पुत्र, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम जस्ट मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी आर एक्स का जो ये लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखी हुई है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर आप सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो माइनस छोड़ दें, वो जस्ट कहेंगे डायरेक्शन तो सर एरो ने दिखा दी। यहाँ पे भी अगर आप आर वाई का जस्ट मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हैं तो माइनस छोड़ दें, कोई जो डायरेक्शन है एरो ने दिखा दी, ठीक है। अगर आप पूरा लिखेंगे तो उसका मतलब है माइनस आप खुद बताना चाहते हैं कि बैकवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप एरो बना चुके हैं तो वो बात उसी वाली है, वो जो जैसे बच्चा कह रहे थे सर जी क्या करें, जब आप एरो लगा चुके तो माइनस क्यों लिख रहे हैं, सही कह रहे थे वो, ठीक है। बहरहाल यहाँ से आगे आखिरी चीज़ क्या लगी है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बाय व्हाट, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी लगाऊं, tan वाली नहीं, tan वाली लगाऊंगा जी, tan वाली लगाएं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, tan इनवर्स ऑफ क्या, आर वाई ओवर आर एक्स, मैंने उसको आर वाई बोला हुआ है। क्या आंसर है जी, आर वाई का मैग्नीट्यूड लिखूंगा ना, क्या है मैग्नीट्यूड 854, आर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है 8.419, और मुझे प्लीज जवाब बता दीजिए क्या आता है 5.79, कितना हुआ 5.8 डिग्री। आपको मालूम है वो डिग्री मैक्सिमम कहाँ तक दिखाते हैं, बहुत जोर लगाएं तो एक डेसिमल प्लेस पे दिखाते हैं, अदरवाइज प्रोटेक्टर से मैयर करनी हो तो कैसे मैयर होती है, वो कोई डेसिमल्स में नहीं मैयर होती, वो सीधा सीधा होल नंबर्स में मैयर होती है। तो आप 5.8 लिख दीजिए। बाकी जो सिग्निफिकेंट या डेसिमल वाले असूल हैं वो असूल बेटा जी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ सवाल है तो ड्राइंग जो बनी है मैं वही करूँगा, सही कह रहे हो आप, मैं नहीं करूँगा, वो सही कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैंने जो थीटा ड्राइंग में शो किया है मैं उतना ही, बस थीटा शो हो गया है तो मुझे पता है कि थीटा 5.8 डिग्री है, कहाँ है ड्राइंग में पता चल रहा है कि कौन से एक्सिस में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और हाँ अगर ड्राइंग में मेंशन ना होता फिर वो सही कहता है, फिर वो शुरू से बताते हैं 180 प्लस 5.8 दैट इज 185.8। जैसे हम जनरली कहते हैं कि एंगल कहाँ से बताना चाहिए, एंगल एक तो वो नॉर्थ साउथ वाला काम हो तो बेरिंग के हिसाब से होता है नॉर्थ से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो तो एंगल कहाँ से होता है एक्स से। और अगर आपने कहना है नहीं सर जी जहाँ है बस मैंने वहाँ थीटा लेके बता देना है, तो ज़िंदगी आसान करें अपनी। कैसे ज़िंदगी आसान करें, जहाँ रिजल्टेंट है जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट पे क्या करें, एंगल थीटा लिखें और वो बस कैलकुलेट कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स के साथ निकालने की, 2 मिनट में कोई ज़रूरत नहीं है एक्स के थ्रू समझाने की, वाई के थ्रू समझाने की, नॉर्थ के थ्रू समझाने की। अगर आप अपना सवाल देख लेते हैं तो मैं एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो गिवन क्वेश्चन के वेक्टर्स हैं क्या उन सब के एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, सवाल है भाई। जो सवाल ने आपको वेक्टर्स दिए हैं कहाँ से, मतलब उनके एंगल्स कहाँ से दिए हैं, जो जो उनको करीब एक्सिस लगता था उन्होंने वहां से दे दिए हैं। किसी को उन्होंने एक्स एक्सिस से दे दिया है, किसी को वाई से दे दिया है, किसी को ऊपर से वाई से दे दिया है, किसी को नीचे से दे दिया है। तो उसकी मर्जी है भाई, जहां से मर्जी एंगल दे। तो आपकी भी मर्जी है कि जहां से मर्जी एंगल शो कर दे, जो आपको सबसे आसान लगता है वो एंगल शो कर दे, ठीक है। और अगर आप कहते हैं नहीं सर सवाल की डिमांड है क्या कि एंगल शो करें फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो फिर एक्स एक्सिस से कर लें। अगर सवाल की डिमांड हुई टू शो द एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कर लें। अगर सवाल की डिमांड हुई टू शो द एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में कर लें। अब वो तो सवाल की डिमांड अब कुछ भी होगी उस हिसाब से चलेंगे। जनरली मुझे लगता है जो सबसे आसान काम है, जहाँ पे आर है जिस क्वाड्रेंट में है वहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिखा है, मैंने उसको बता दिया वो कितना है। और कोई सवाल है आपके पास, एनीवन? चलें जी, यहाँ पे जाके आपका फिजिक्स का लेक्चर खत्म होता है। असल में सिर्फ फिजिक्स नहीं चल रहा है बच्चों, ये फिजिक्स एंड मैथ्स चल रहा है। ये मैथ्स भी है, मैकेनिक्स का भी इसके अंदर एक हिस्सा है, इसलिए मैं फिजिक्स के लेक्चर को बहुत लंबा ले जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता।